हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ तक अभी तक तैयार हो गया। इसमें एक टॉपिक और मैं लेता हूँ स्टूडेंट, और उसका नाम है अंडों का वर्गीकरण। एग्स, टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, बट जनरली इसको लिया जाता है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इनको ले लेते हैं, हमारा तैयार हो जाएगा। अंडों का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि अंडे में पीतक की मात्रा कितनी है, क्योंकि अंडे में दो चीज पाई जाती है, एक पीतक होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है। तो पीतक और कोशिका द्रव्य की मात्रा भिन्न भिन्न होगी अलग अलग जाति के जंतुओं अंडे में, और ऐसी स्थिति में अंडों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अंडों के प्रकार, और उसमें पहला जाएगा पीतक की मात्रा के आधार पे, क्योंकि अंडे में दो चीजें होती है, एक पीतक होता है और एक कोशिका द्रव्य होता है। पीतक और कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है, स्टार्ट करेंगे अंडों का प्रकार, अंडों के वर्गीकरण स्टूडेंट। और उसमें पहला आता है स्टूडेंट पीतक की मात्रा के आधार। अब एक केस तो वो बनेगा स्टूडेंट कि अंडे में पीतक बहुत कम है, और कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा है। पीतक कम, कोशिका द्रव्य ज्यादा, तो ऐसे अंडे कहलाते हैं सूक्ष्म पीत की, इंग्लिश में माइक्रोलेसिथल। सूक्ष्म पीत की ये वो होते हैं जिनमें पीतक कम है, कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा है। ऐसे अंडों को स्टूडेंट नाम दिया जाता है सूक्ष्म पीत की। जी हाँ स्टूडेंट, और माइक्रोलेसिथल इंग्लिश में, ये वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें पीतक कम है, कोशिका द्रव्य ज्यादा है। चलिए साहब, डन हुआ। स्तनधारी स्तनधारी जो है मैमल्स, उनमें स्टूडेंट बच्चा मां से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है और वहीं से पोषण लेता है, तो उनको फिर अंडे में पीतक की जरूरत कम है। स्तनधारी के तीन भाग होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो मेटाथीरिया और यूथीरिया स्तनधारी जो होते हैं वो इसी में आते हैं स्टूडेंट, प्रोटोथीरिया नहीं। तो स्तनधारी स्टूडेंट, चाहे आप एग्जांपल में देना चाहो तो मेटाथीरिया, यूथीरिया, स्तनधारी, मैमल्स। डन डन स्टूडेंट, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं, ध्यान से सुनना। मनुष्य में बहुत विकसित प्लेसेंटा होता है, इसलिए मनुष्य में पीतक अंडे में नगण्य मात्रा में होता है, बिल्कुल नगण्य मात्रा में, इसलिए मनुष्य के अंडे को अपीत की बोला जाता है। एलेसिथल, अपीत की स्टूडेंट, एलेसिथल। ये लीजिए, और इसमें स्टूडेंट ये बोला जाता है कि यौक यानी पीतक नगण्य मात्रा में, और उदाहरण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अंडा। चलिए साहब, डन। केस नंबर 2 आएगा स्टूडेंट, जब अंडे में कोशिका द्रव्य और पीतक समान मात्रा में हो, 50-50%। जी हाँ, लगभग बराबर दोनों, इसे कहते हैं मध्यम पीत की, मीसोलेसिथल एग। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आया, और वह है स्टूडेंट मध्यम पीत की, अंडे का तीसरा प्रकार, इंग्लिश में मीसोलेसिथल। और ये वो अंडा है जिसमें पीतक स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, योग कोशिका द्रव्य लगभग बराबर। डन। एम्फीबिया, उभयचर के अंडे इसी प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, उभयचर एम्फीबिया, उसमें यही अंडे देखने को मिलते हैं, मेढक जिसे कहते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट स्टूडेंट, वो केस आया जब पीतक ज्यादा, कोशिका द्रव्य कम,
तो 3 हो गया भाग। देखिएगा, एक केस, एक अंडा वो जिसमें पीतक कम, कोशिका द्रव्य ज्यादा, सूक्ष्म पीत की। एक वो जिसमें पीतक कोशिका द्रव्य बराबर बराबर, मध्यम पीत की। एक वो जिसमें पीतक ज्यादा, कोशिका द्रव्य बहुत कम, अति पीत की। अति पीत की, और अति पीत की का इंग्लिश में होता है स्टूडेंट मेघालेसिथल। और इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखना, आप पीतक ज्यादा कोशिका द्रव्य की तुलना में। डन। और ये एग्जांपल क्या जाएगा स्टूडेंट, इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो अब जाएगा पक्षी, बर्ड्स, सरीसर यानी कि रेप्टाइल्स, कीट, कॉकरोच जिसे कहते हैं, और स्टूडेंट प्रोटोथीरिया वाले मैमल्स, प्रोटोथीरिया स्तनधारी। तो पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे 4 हो गए स्टूडेंट। डन। पहला अपीत की, सूक्ष्म पीत की, मध्यम पीत की, अति पीत की, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल। डन। श्योर। मनुष्य में आप पीत की, मनुष्य को छोड़कर बाकी स्तनधारी चाहे खरगोश हो, शेर हो, चीता, हाथी, सबके अंदर स्टूडेंट सूक्ष्म पीत की। मेढक में मध्यम पीत की, पक्षी में, सांप में, छिपकली में, कॉकरोच, कीट में, सब में अति पीत। डन। ये एक बहुत पॉइंट हुआ स्टूडेंट, मुझे लग रहा क्लियर है। डन। अब स्टूडेंट एक बात और सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगला वर्गीकरण का आधार हम क्या जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर, और वह पीतक के वितरण के आधार पर। अंडे में पीतक कैसा है उसके आधार पे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये अंडा स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर पीतक कम मात्रा में है तो वो पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहेगा। पीतक कम, कोशिका द्रव्य ज्यादा, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कोशिका द्रव्य, ये रहा कोशिका द्रव्य, ये रहा, और कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट ये पीतक है, तो पीतक पूरे अंडे में समान रूप से वितरित हो गया, या और कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट ये केंद्रक, ये लीजिए, ऐसा अंडा कहलाता है। फर्स्ट वाला पॉइंट तैयार हुआ हमारा, फर्स्ट पॉइंट, इसे कहते हैं समपीत की स्टूडेंट, इंग्लिश में आइसोलेसिथल, जिसमें की कोशिका द्रव्य और पीतक, पीतक पूरे अंडे में समान रूप से वितरित है क्योंकि पीतक कम मात्रा में होगा। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो एग्जाम्पल हो जाएंगे सूक्ष्म पीत के अंडे स्टूडेंट, उनमें पीतक कम मात्रा में होता है, इसलिए उनमें यही वाली बात देखने को मिलेगी। ये लीजिए स्टूडेंट। डन। केस नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, तब देखिएगा ये, यदि स्टूडेंट ध्यान से सुनना, पीतक और कोशिका द्रव्य समान मात्रा में उपस्थित है तो पीतक भारी होने के कारण अंडे के नीचे भाग में आ जाएगा और कोशिका द्रव्य अंडे के ऊपरी भाग में रहेगा, यानी कि अंडा 2 भागों में विभक्त एक तरीके से दिखेगा स्टूडेंट। ये ऊपर कोशिका द्रव्य दिखेगा, ये लीजिए दिस वन, या ये, और ये उसमें स्टूडेंट इस तरीके से ऐसे केंद्रक होगा, और नीचे स्टूडेंट ध्यान से ये पीतक भरा हुआ होगा, बीच बीच में कोशिका द्रव्य भी मौजूद होगा पर पीतक भरा हुआ होगा स्टूडेंट। ये रहा दिस वन, ये हो गया भाग स्टूडेंट। ऐसे अंडे स्टूडेंट कहलाते हैं टीलोलेसिथल, गोलार्ध पीत की, टीलोलेसिथल। ये कब होगा स्टूडेंट, इसको आपने क्या नाम दिया, इसको आपने पीतक नाम दिया है, योग, इसको आपने कोशिका द्रव्य नाम दिया है,
वाह, ये स्टूडेंट डन। और ये तब होगा जब पीतक और कोशिका द्रव्य लगभग समान मात्रा में हो, तब ऐसा अंडा बनेगा। पीतक ऐसे वितरित रहेगा और ऐसा एग्जाम्पल जाएगा स्टूडेंट। अगर बात की जाए तो ये एग्जाम्पल होगा कब? मध्यम पीतकी में स्टूडेंट, मध्यम पीतकी अंडे, मीजोलेसिथल अंडे स्टूडेंट, उनमें ये वाला केस देखने को मिलेगा। बोल दो डन यार, डन स्टूडेंट। अगला यहां तक का तैयार, क्लियर। अब यदि पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा है स्टूडेंट अंडे में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यह है अंडा स्टूडेंट, या और ऐसी स्थिति में जो कोशिका द्रव्य है वो अंडे के ऊपरी भाग में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से डिस्क के रूप में उपस्थित हो जाएगा ये, और बाकी पूरे अंडे के अंदर पीतक उपस्थित रहेगा। क्योंकि पीतक बहुत ज्यादा मात्रा में है तो कोशिका द्रव्य एक डिस्क के रूप में अंडे में उपस्थित रहेगा स्टूडेंट ऊपरी भाग में, और इसी डिस्क में स्टूडेंट केंद्रक उपस्थित होगा। यानी पूरा भ्रूण जो बनेगा वो इस डिस्क से बनेगा। पीतक केवल नीचे वाले भाग में होगा जो पोषण देने का काम करेगा, यानी इसे बोलेंगे पीतक स्टूडेंट। ध्यान से देखें, इसे हम बोलेंगे पीतक स्टूडेंट, और इसे बोलेंगे वो डिस्क स्टूडेंट जो कोशिका द्रव्य की डिस्क है। जी हां, और एक डिस्क के रूप में जो है कोशिका द्रव्य ऊपर रहेगा। ऐसे अंडे को डिस्कोइडल एग के नाम से बुलाया जाएगा। डिस्कोइडल एग, चक्रीकाभ स्टूडेंट। वर्गीकरण के आधार पर, और ये कब होगा स्टूडेंट? ये जब होगा जब पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा है कोशिका द्रव्य से। यानी अगर मैं बात करूं तो अति पीतकी अंडे, एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह के अंडे मिलेंगे पक्षी में स्टूडेंट, हाँ, रेप्टाइल्स में स्टूडेंट, सरीसृप जिन्हें कहा जाता है उनमें मिलेंगे, या प्रोटोथीरिया में मिलेगा। ये लीजिए बहुत जोरदार, ये हमारे पास एक टॉपिक हुआ स्टूडेंट। अब एक बात बताता हूं, अति पीतकी अंडे कीटों में भी मिलते हैं, तो यहाँ कीट भी आना चाहिए पर नहीं आया साहब। क्यों? क्योंकि कीट का अंडा गोल ना होकर दीर्घीकृत होता है स्टूडेंट। कीट में अंडा ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा सा गंभीरता से देखें, एक ये लीजिए, और ऐसी स्थिति होने पर स्टूडेंट जब अंडा ऐसे दीर्घीकृत है, ये रहा ये, तो ऐसे अंडे में स्टूडेंट जो है कोशिका द्रव्य ऊपरी डिस्क में इकट्ठा नहीं होता, बल्कि कोशिका द्रव्य स्टूडेंट परिधीय भाग पर जाकर आ जाता है, या पूरा कोशिका द्रव्य परिधीय भाग पर हो जाता है अंडे के, या और अंडे के बिल्कुल केंद्र में पीतक भरा हुआ होता है स्टूडेंट। अंडे के केंद्र में पीतक उपस्थित होता है, ये लीजिए, और कोशिका द्रव्य परिधीय भाग पर होता है अंडे के, और जो केंद्रक होता है वो भी यही होता है, विभाजन इसी जगह पर होता है स्टूडेंट। ये इसको पीतक के नाम से बुलाया जाता है। तो ये पीतक हो जाएगा स्टूडेंट, या ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा जो परिधीय भाग पर मौजूद है। या ऐसे अंडे स्टूडेंट जिनमें की पीतक केंद्र में होता है उन्हें स्टूडेंट बुलाया जाता है केंद्र पीत के अंडे स्टूडेंट। सेंट्रोलेसिथल केंद्र पीत की अंडे बोला जाता है उन्हें, ये सेंट्रोलेसिथल स्टूडेंट, ये उनका नाम रखा जाता है। जोरदार पॉइंट है, ये लीजिए आज आप, डन, क्लियर। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया जाता है स्टूडेंट, और वह है कीट यानी इंसेक्टा। तो पीतक के वर्गीकरण के आधार पर अंडे 4 स्टूडेंट, समपीत की, टीलोलेसिथल, अगला स्टूडेंट डिस्कॉइडल और केंद्रपीत की। समपीत की, इनमें पीतक समान रूप से वितरित है। एग्जाम्पल पूछे तो सूक्ष्मपीत की अंडे यानी कि स्तनधारी। दूसरा टीलोलेसिथल, इनमें पीतक नीचे और कोशिका द्रव्य ऊपर है। एग्जाम्पल पूछे, सुन रहे हैं आप मेरी बात, एग्जाम्पल पूछे स्टूडेंट तो इसका एग्जाम्पल जाएगा मीजोलेसिथल अंडे। तीसरा स्टूडेंट बात करें अगर तो अगला जाएगा डिस्कॉइडल एग, अतिपीत की अंडों एग्जाम्पल है, पीतक उच्च है और केवल केंद्रीय भाग में ऊपर एक ऊपरी भाग में कोशिका द्रव्य डिस्क के रूप में। और चौथा स्टूडेंट लास्ट सेंट्रोलेसिथल केंद्रपीत की। ये डन, ये हमारे पास आ गया कीट एग्जाम्पल, ये तैयार। तो वर्गीकरण, पीतक अंडों के वर्गीकरण में पहले पीतक की मात्रा थी, फिर पीतक का
वितरण के आधार पे। अब एक और होता है स्टूडेंट, और वो होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, कि है ना कवच के आधार पर। स्टूडेंट अंडों का नेक्स्ट वर्गीकरण अगर हम देंगे तो वो कवच के आधार पर देंगे। दिस वन देखिएगा, और वह कवच के आधार पर। अब मेरी बात को सुनना, कुछ अंडे ऐसे हैं स्टूडेंट, जब अंडे जमीन पर दिए जाते हैं तो उन अंडों में से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और अंडे इतनी गर्मी में जमीन पर सूखकर मर जाता है, उनके अंदर का भ्रूण। इससे बचाने के लिए स्टूडेंट उन अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक कवच बनाकर लगाया जाता है। तो ऐसे अंडे ये रहे स्टूडेंट, जिनके बाहर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच लगा दिया जाता है। ऐसे अंडों को क्लीडॉइक एग के नाम से जानते हैं, जोरदार या कवचित अंडे इनका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट, कवचित अंडे। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लीडॉइक एग, कवचित अंडे स्टूडेंट, ये आपके सामने पॉइंट आ गया। इनमें अंडों के ऊपर स्टूडेंट CaCO3 का, अंडों पर CaCO3 का कवच उपस्थित होता है स्टूडेंट, ऐसे अंडों पे उपस्थित होता है। जोरदार पॉइंट स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। स्टार्ट। और एग्जाम्पल क्या होगा जो कि अंडे जमीन पे देंगे, जैसे पक्षी स्टूडेंट या सरीसृप, चिया ये। और अगला स्टूडेंट कीट, ये इसका उदाहरण हो जाएगा अगला। तो पक्षी, सरीसृप, कीट ये वो है जिनमें क्लीडॉइक एग होंगे, कवचित अंडे स्टूडेंट। पर जो जंतु अपने अंडे पानी में देते हैं या शरीर के बाहर नहीं देते, सिर्फ फैलोपियन नलिका में ही अंडा रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता, उनके अंडे गर्मी से क्यों सूखेंगे, पानी में क्यों उनका वाष्पीकरण होगा? तो उन अंडों पे कवच की जरूरत नहीं होगी, कवच रहित अंडे कहलाएंगे वो स्टूडेंट। या और एक्स का एग्जांपल जाएगा स्टूडेंट, इस ऐसे अंडे नॉन क्लीडॉइक एग कहलाएंगे। आज के बाद ये एक और पॉइंट हो गया, अकवचित अंडे स्टूडेंट, कवचित अंडे या कवच विहीन अंडे इन्हें कहा जाएगा। इनके ऊपर CaCO3 का कवच, CaCO3 का कवच नहीं होगा, कवच एब्सेंट होगा स्टूडेंट। जोरदार। और इसका उदाहरण जाएगा स्टूडेंट उभयचर, एम्फिबिया, वो पानी में अंडे देता है। स्तनधारी, ये अंडे ही नहीं देते स्टूडेंट, मछली के अंडे, स्तनधारी के अंडे, ये तो उभयचर स्तनधारी में है, पक्षी सरीसृप कीट में है। तो कवच के आधार पर अंडे दो प्रकार के, क्लीडॉइक एग, नॉन क्लीडॉइक एग। तो अंडों का वर्गीकरण टॉपिक हमारा फिनिश स्टूडेंट, अंडों का वर्गीकरण टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। और इस टॉपिक में क्या है वो मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर? तो आज अगर स्टूडेंट कोई हमसे बात करे कि साहब आप आगे बताना, हमने कहा बोलिए कि आपसे कोई पूछे साहब पक्षी के अंडे बताओ, पक्षी के अंडे, मुर्गी का अंडा कैसा, तो आप बोलोगे साहब अतिपीत की, हाँ। फिर डिस्कॉइडल चक्रीकाप, डन। और क्लीडॉइक कवचित, क्लियर? मैं सही बोल रहा हूं ना? तो एक बार पक्षी के अंडे कवचित, बिल्कुल, क्लीडॉइक अतिपीत की, बिल्कुल अतिपीत की। और बता भाई, चक्रीकाप, डिस्कॉइडल, डन। अगर कोई बोले साहब हाँ स्तनधारी के अंडे बताना, स्तनधारी के अंडे, तो हमने कहा बिल्कुल साहब स्तनधारी, स्तनधारी में पीतक की मात्रा कम होती है, सूक्ष्म पीत की अंडे, और अगर कम है तो समान रूप से वितरित, सम पीत की, कवच की जरूरत नहीं है। यानी अगर बोला जाए तो नॉन क्लीडॉइक, यस, कोमा, सूक्ष्म पीत की, माइक्रोलेसिथल, ओके साहब, फिर सम पीत की, ओके साहब, डन। जो पक्षी का वही सरीसृप का है, हाँ या ना, याद हुआ? ये तैयार। अगर कोई मुझसे कहे साहब उभयचर के अंडे बताना है, एम्फीबिया के, उभयचर मेढक के अंडे,
इसमें आप मेढक डाल दिया जाएगा सब टॉपिक में। फ्रॉग, फ्रॉग के अंडे बताओ, ये लो साहब क्या दिक्कत है। मेढक में पीताग्र कोशिका द्रव्य बराबर, तो मध्यम पीत की मीसोलेसिथल, नॉन क्लेडोइक और टीलोलेसिथल। जी हाँ, यस स्टूडेंट, नॉन क्लेडोइक कवच विहीन एक प्लस मीसोलेसिथल मध्यम पीत की प्लस टीलोलेसिथल गोलार्ध पीत की। ये तो इस तरीके से अंडों का वर्गीकरण टॉपिक खत्म। क्लियर। अब एक टॉपिक और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, एग मेम्ब्रेन। अंडे की सुरक्षा हेतु उसके बाहर अंडा आवरण लगाए जाते हैं, याद है नहीं है। और अंडा आवरण दो होते हैं हर अंडे के ऊपर स्टूडेंट, पर अंडा आवरण को स्त्रावित किसने करा, अंड झिल्लियों को किसने स्त्रावित करा, उसके आधार पर अंडा आवरण का वर्गीकरण है। अगर एग मेम्ब्रेन को, अंडा आवरण को खुद अंडाणु स्त्रावित करे तो उसे प्राथमिक अंडा आवरण कहते हैं, अंड झिल्ली, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अगर उसको अंडाशय स्त्रावित करे तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर उसको अंडवाहिनी या गर्भाशय स्त्रावित करे तो तृतीयक अंड झिल्ली कहते हैं, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। तो अंडावरण तीन प्रकार के, प्राथमिक अंडावरण, द्वितीयक अंडावरण, तृतीयक अंडावरण। डन आया ना। जैसे स्टार्ट स्टूडेंट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जाएगा स्टूडेंट, वो टॉपिक जाएगा एग मेम्ब्रेन। जरा इधर देखिएगा, एग मेम्ब्रेन अंडक झिल्लियां या अंडे की सुरक्षा हेतु उसके बाहर लगाई जाती है। इन्हें स्त्रावित किसने करा उसके आधार पर बोला जाता है, एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, एक टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। प्राथमिक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंडक झिल्ली, तृतीयक अंडक झिल्ली, इसका स्त्रावण खुद oocyte करता है। उदाहरण के तौर पे जोना पेलुसिडा, ये स्तनधारी में पाई जाती है, इसे सेकेंडरी oocyte स्त्रावित करता है। डन, ये लीजिए। तो स्तनधारी में जोना पेलुसिडा, स्तनधारी छोड़ के बाकी जैसे पक्षी हुआ, सरीसृप हुआ, मेढक हुआ, सब में एक होती है वाइटेलाइन कला। तो वाइटेलाइन झिल्ली स्टूडेंट, वाइटेलाइन झिल्ली, वाह स्टूडेंट ये तैयार। तो वाइटेलाइन झिल्ली जो होगी वो ये, तो ये सेकंड, ये प्राइमरी हो गई। अब आओ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, इसका स्त्रावण अंडाशय करता है। और उदाहरण के तौर पे कोरोना रेडिएटा, स्तनधारी में कोरोना रेडिएटा पताई थी जो पुटी के कोशिकाओं की बनी थी, और ये कोशिका हाइलोरेनिक अम्ल से जुड़ी होती है। तो कोरोना रेडिएटा। एक होती है कोरियन झिल्ली, कोरियन कीटों में मिलती है स्टूडेंट, कोरियन कीटों में पाई जाती है, डबल स्टार के साथ कीटों में। तो कीटों में स्टूडेंट एक तो वाइटेलाइन, एक कोरियन। अगला तृतीयक अंडावरण, इसका स्त्रावण फैलोपियन नलिका या गर्भाशय करता है। जैसे कि मेढक में उसके बाहर जेली कोट है अंडे के बाहर। हाँ, तो मेढक के उभयचर में जो जेली कोट है, या मुर्गी का अंडा देखा आपने, मुर्गी के अंडे के ऊपर जो कवच है और उस कवच के नीचे पतली कवच झिल्लियां है, ये दोनों तृतीयक अंडावरण है। हाँ, तो मुर्गी के अंडे में एक तो होता है वाइटेलाइन कला, है ना, और एक होती है ये शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन, कवच और कवच झिल्लियां, ये दोनों पक्षियों में यही है। तो आज के बाद स्टूडेंट, हर जंतु के अंडे पर इन तीन में से कोई दो अंडावरण मिलेगा। जैसे स्तनधारी की बात करें, खरगोश की बात करें, मनुष्य की बात करें, हाँ, उन सब में दो अंडावरण कौन कौन से हैं? एक ये जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, यानी डबल स्टार। स्तनधारी के अंडे पर तृतीयक अंडावरण नहीं पाया जाता, हाँ या ना। इसी तरीके से पक्षी, मुर्गी के अंडे की बात करें, मुर्गी में स्टूडेंट एक वाइटेलाइन कला और एक शेल मेम्ब्रेन। और शेल, इसका मतलब मुर्गी में यानी पक्षी में द्वितीयक अंडावरण नहीं होता। तो अंडावरण को स्त्रावित किसने करा उसके आधार पर तीन प्रकार के, और वो याद हुआ, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। और इसका स्त्रावण oocyte खुद करता है, इसका अंडाशय और इसका अंडवाहिनी और गर्भाशय करता है। तो हमने अंडों का प्रकार और अंड झिल्लियों का प्रकार पढ़ लिया। माना ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमारा बढ़िया तैयार हो गया स्टूडेंट। डन, तैयार स्टूडेंट। तो सुपरफिशियल न्यूरोब्लास्टिक किस में देंगे अपन? इंसेक्टा में, कीट में। श्योर, ये भी कंप्लीट हुआ। तो विधलन का प्रकार हमने ऐसे याद कर लिया, पूरा तैयार हो गया। डन है। एक बात और आपको बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुना, एक चीज और विधलन में बता देता हूं आपको, इससे नॉलेज मिलेगी कुछ। और वही है स्टूडेंट, विधलन विभाजन ये रहा, और इसके फलस्वरूप जो बनने वाली कोशिका होती है ना, अपन ने क्या नाम दिया? ब्लास्टोमियस नाम दिया। ओके, डन, मानो ये बात, ये ब्लास्टोमियस हो गई साहब। ये लीजिए ये। अब सुनना आप मेरी बात, अगर बनने वाले ब्लास्टोमियस का भविष्य
प्रारंभ में ही निर्धारित है किससे क्या बनेगा, भ्रूण का कौन सा भाग, तो इसे कहते हैं निर्धारी विदलन, डेटरमिनेट क्लीवेज। जी, यानी इससे पता चल जाए इससे भ्रूण के कौन सा भाग बनेगा, इससे कौन सा बनेगा, इससे कौन सा, ये कहलाएगा निर्धारी विदलन, डेटरमिनेट क्लीवेज स्टूडेंट। जी हाँ, निर्धारी विदलन कि बनने वाले ब्लास्टोमेर जो है उनका भविष्य पहले से प्रारंभ में ही पता हो किससे क्या बनेगा। और स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि मान लीजिए ये भ्रूण है और उसमें ये कोशिका बन रही है विदलन विभाजन से ब्लास्टोमियर, ये और बनने वाले ब्लास्टोमेर जो है स्टूडेंट ये लीजिए, इन ब्लास्टोमेर का भविष्य प्रारंभ में पता नहीं हो, निर्धारित नहीं हो, तो इसे अनिर्धारित विदलन कहेंगे। सभी एक जैसी हो, बाद में विभाजित हो कि कौन क्या बनाएगा, शुरुआत में नहीं हो ऐसा, तो इसे कहते हैं अनिर्धारित विदलन स्टूडेंट, इनडेटरमिनेट क्लीवेज। तो आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसका पता कैसे चला कि मैंने मान लीजिए इस ब्लास्टोमियर से इससे भ्रूण की आंख बनती है, इससे उसके लिप्स बनते हैं, इससे भ्रूण की नाक बनती है। अब इन तीन ब्लास्टोमियर को आपने हटा दिया तो जो भ्रूण आया उसकी आंख नहीं बनी, उसके लिप्स नहीं थे, उसकी नाक में प्रॉब्लम आई, तो ये हुआ ना निर्धारी कि पहले से पता था इसका। अब मान लीजिए ऐसी कैसे इस जगह पे तीन ब्लास्टोमियर इनको हटा दिया, पर जो भ्रूण बना उसमें कोई फर्क ही नहीं दिखा, वो एज इट इज आया। इसका मतलब इनका भविष्य भी निर्धारित नहीं था। निर्धारी विदलन, अनिर्धारी विदलन। ये स्टूडेंट एनिमल डायवर्सिटी में जाएंगे तो इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, मोलस्का उनमें मिलता है, या और ये अधिकांश वर्टिब्रेट्स कशेरुकियों जिन्हें कहते हैं उनमें पाया जाएगा स्टूडेंट। तो निर्धारी अनिर्धारी विदलन है जिसमें स्टार्ट। एक बात बताऊं, अगर इस तरह के जो निर्धारी विदलन वाले इनके भ्रूण को बीच में से ऐसे करके ये और दो भागों में विभक्त हो जाए तो जो भ्रूण बनकर आएगा उसके शरीर का आधा भाग अलग और आधा भाग अलग होगा। जी हाँ, और अगर ये वाला अनिर्धारी वाला अंडा है स्टूडेंट, भ्रूण है, और इसका प्रारंभ में विभाजन हो जाए स्टूडेंट किसी रीजन से, ये और ऐसे, और फिर ये पृथक हो जाए, तो स्टूडेंट दो पूर्ण पृथक पृथक भ्रूण का निर्माण होगा इसमें। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज एक बात बताता हूं, हमारे में स्टूडेंट जो ट्विंस बनते हैं बच्चे, यमज हिंदी में, इंग्लिश में ट्विंस नाम ज्यादा फेमस है, जुड़वा बच्चे, वो अनिर्धारित विदलन इसकी वजह से हो रहे। देखिएगा एक टॉपिक और आपको लेता हूं, विदलन, निर्धारी विदलन, अनिर्धारी विदलन, डेटरमिनेट, इनडेटरमिनेट। निर्धारी विदलन होता है जिसमें ब्लास्टोमेर का भविष्य निर्धारित होता है पहले। एग्जाम्पल बात किया जाए निमेटोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। अनिर्धारी उसे कहते हैं जिसमें ब्लास्टोमेर का भविष्य फिक्स नहीं होता प्रारंभ में, बाद में तो हो जाता है स्टूडेंट, प्रारंभ में शुरुआती अवस्था में अधिकांश का शुरू। डन। तो ट्विंस ऐसे बने स्टूडेंट। आइए मैं आपको एक दो चीज और बताता हूं, बहुत जोरदार देखना है स्टूडेंट। ये फैलोपियन नलिका, ये गर्भाशय। अब इधर सुनो, ये भ्रूणीय परिवर्तन। अब शुक्राणु आया, अंडे को निषेचित करा, जायगोट बन गया, ये बन गया जायगोट। श्योर। अब ये परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के दौरान किसी कारण से ये भ्रूण में बीच में प्रॉब्लम आई और ये दो पृथक हो गए स्टूडेंट। और ये लीजिए, और आप गर्भाशय में दो बच्चों का परिवर्तन होगा, ट्विंस बने। ये ट्विंस के टाइप पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट आपको। पहला टाइप, एक ही जायगोट से बने हुए दोनों, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से बुलाया जाता है। एक ही जायगोट, एक ही शुक्राणु अंडाणु के समीकरण से एक जायगोट बना और वही जायगोट परिवर्तन के दौरान बीच में पृथक हो गया। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में अनिर्धारित विदलन के कारण दो पूर्ण भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में होगा, पर ये एक ही जायगोट से बने तो इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। डबल स्टार, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से बुलाया जाएगा इनको। श्योर स्टूडेंट। ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे स्टूडेंट। क्या इनका सेक्स यानी लिंग भी सेम होगा? बिल्कुल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जायगोट का लिंग फिक्स हो चुका है? यस, जायगोट में स्टूडेंट शुक्राणु अंडाणु का समीकरण से बनता है और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट इसमें लिंग हो जाता है। कौन से शुक्राणु ने अंडाणु को भेदित किया? शुक्राणु दो होते हैं, एक्स और वाई वाले। यानी स्टूडेंट आज के बाद लिंग का निर्धारण निषेचन के दौरान स्टूडेंट फैलोपियन नलिका में
शुक्राणु के द्वारा होता है, यानी पिता जिम्मेदार होता है लिंग के लिए कि लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुई। जी हाँ, कौन सा शुक्राणु स्टूडेंट? उसने भेदित करा, क्योंकि अंडे तो सब एक जैसे हैं, एक्स गुणसूत्र के, डबल स्टार। तो स्टूडेंट ये जाइगोट बना और जाइगोट ये आया, तो ये इनका लिंग भी सेम होगा, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, तो इन्हें कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो एक जैसे दो बच्चे दिखते हैं, बिल्कुल पता लगाना पॉसिबल नहीं होता, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल। डन, एक ही जाइगोट से बने, इनका सेक्स भी सेम, दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़की। अब सुनना मेरी बात, एक केस और देखते हैं स्टूडेंट, ये देखना स्टूडेंट। अब कई बार क्या होगा स्टूडेंट कि ऐसी स्थिति है कि शुक्राणु ये रहा, शुक्राणु दोनों फैलोपियन नलिका में जाते हैं स्टूडेंट, या दोनों में गए और दोनों में अंडोत्सर्ग हो गया किसी कारणवश, हार्मोन के असंतुलन के कारण, या एक ही अंडवाहिनी में दो अंडे आ गए एक साथ, तो शुक्राणु दोनों अंडों को जो है निषेचित कर देंगे और इधर भी जाइगोट और इधर भी एक जाइगोट बन जाएगा स्टूडेंट, ये रहा, और दोनों जाइगोट आएंगे और यहाँ आके चिपक जाएंगे। अब गर्भाशय में दो बच्चे बन रहे हैं पर दो पृथक पृथक जाइगोट से, डबल स्टार, इसे डाई जाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। श्योर, इसे फ्रैटर्नल ट्विंस भी नाम देंगे। तो डाई जाइगोटिक ट्विंस, जोरदार, ऑल्सो कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस। नॉलेज, जुड़वा बच्चे, ये दो पृथक जाइगोट से बने, क्या इनका लिंग पृथक हो सकता है? बिल्कुल, ये एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं। डन। तो स्टूडेंट ट्विंस अभी दो प्रकार के आ गए, एक था ये और एक था स्टूडेंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक, जी हाँ, जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से बुलाया जाता है, आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। फर्स्ट तो ये हो गए, सेकंड डाइजाइगोटिक हो गए, जिन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस को बनाने के लिए आवश्यक शुक्राणु व अंडाणु बताओ। दो शुक्राणु दो अंडाणु, और आइडेंटिकल ट्विंस के लिए एक शुक्राणु एक अंडाणु, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बना है। एक और बात बताता हूं, कई बार स्टूडेंट मोनोजाइगोटिक ट्विंस के समय भ्रूण पूरी तरीके से पृथक नहीं हो पाते और एक दूसरे से किसी न किसी स्थान पर चिपके रह जाते हैं और उनका परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भ्रूण, ऐसे जुड़वा बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, इन्हें सीमेज ट्विंस कहते हैं, को जॉइंटेड ट्विंस। जुड़वा बच्चे तो है पर जुड़े हुए हैं, उनके कोई ना कोई भाग समान भी होता है, कई बार हाथ से जुड़े हुए, सर से जुड़े हुए, क्या, तो सीमेज ट्विंस तीसरा प्रकार। डन। तो जुड़वा बच्चे तीन प्रकार के हो गए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस और एक और सीमेज ट्विंस स्टूडेंट, को जॉइंटेड ट्विंस स्टूडेंट, जुड़े हुए जुड़वा बच्चे जिनके शरीर का कोई ना कोई भाग आपस में जुड़ा हुआ होता है, डबल स्टार। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक टॉपिक बताता हूं आपको बहुत जोरदार, ट्विंस, जुड़वा बच्चे, और इस टॉपिक की रीडिंग करते हैं। जुड़वा बच्चे तीन प्रकार के, पहला मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल भी कहते हैं, इनका निर्माण एक ही जाइगोट से होता है, यह सेक्स में सदैव समान होते हैं। डन। दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस, इन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, इनका निर्माण दो पृथक जाइगोट से होता है, यह सेक्स में समान या भिन्न हो सकते हैं। सीमेज ट्विंस, को जॉइंटेड, यह जुड़वा बच्चे परस्पर जुड़े हुए होते हैं किसी भाग से। श्योर, इनका निर्माण भी सिंगल जाइगोट से होता है। तो ट्विंस टॉपिक भी हमने तैयार करा और हमने विदलन नाम के टॉपिक को बहुत जोरदार लिया। एनसीईआरटी में ट्विंस और विदलन को इतना नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने विदलन को केवल परिभाषित करा है। आज विदलन विभाजन तीव्र समसूत्र विभाजनों का नाम है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो होते हैं, इसमें बनने वाली कोशिका ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। विदलन में भ्रूण का आकार समान रहता है, विदलन विभाजन में ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ती है पर उनके आकार में कमी होती है। विदलन विभाजन में इंटरफेज प्रावस्था छोटी होती है, इसमें G1 और G2 प्रावस्था नहीं होती, ओनली एस फेज होती है। विदलन में डीएनए के मात्रा में बढ़ोतरी होती है, कोशिका द्रव्य में नहीं। विदलन विभाजन की कोशिकाओं में केंद्रिका नहीं होती। डन। श्योर, तो ये तैयार स्टूडेंट। अब निषेचन के बाद जो जाइगोट बना उसमें विदलन विभाजन होंगे और अब भ्रूण का निर्माण होगा। तो मानव में भ्रूणीय परिवर्तन,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पर पहले बताओ यहाँ तक का तैयार? तो ये विधलन टॉपिक हमने लिया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनल बात यह है स्टूडेंट्स कि हमने शुक्र जनन पढ़ लिया, अंड जनन पढ़ लिया, यानी हमने पहला टॉपिक युग्मक जनन कंप्लीट कर लिया है। अगर हमसे बात की जाए फर्स्ट चरण की युग्मक जनन, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। युग्मक जनन, इसमें शुक्र जनन, अंड जनन दोनों टॉपिक आते हैं जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डन। युग्मक जनन के बाद हमारा अगला टॉपिक था शुक्राणु को मादा जनन मार्ग में प्रवाहित करना। इसे वीर्य सेचन के नाम से बुलाया गया था, इंग्लिश में इंसेमिनेशन। तो वीर्य सेचन ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमें समझ में आ गया। उसके बाद शुक्राणु ने स्टूडेंट फैलोपियन नलिका में जाकर अंडे को निषेचित करा और द्विगुणी जाइगोट का निर्माण हुआ। इस चरण का नाम पड़ा फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में और निषेचन स्टूडेंट हिंदी में। तो हमारा अगला टॉपिक निषेचन, ये भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। डन। फर्टिलाइजेशन, 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए और इन 3 टॉपिक के बाद जो रिजल्ट आया वो आया फैलोपियन नलिका में रहेगा अब एक द्विगुणी जाइगोट जिसमें 46 गुणसूत्र होंगे। मान लीजिए फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है स्टूडेंट मादा जनन मार्ग में, याद है आपको। और इस फैलोपियन नलिका में स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, ये फैलोपियन नलिका स्टूडेंट दिस वन, और ये गर्भाशय था, ये फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में स्टूडेंट क्या हुआ था? निषेचन। आपको पता है निषेचन का रिजल्ट ये लीजिए, और इसका नाम था द्विगुणी जाइगोट स्टूडेंट। जो रचना बनकर आई है इसका नाम रखा जाएगा स्टूडेंट जाइगोट। जाइगोट ये लीजिए स्टूडेंट। डन। और जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है स्टूडेंट, 2n, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तैयार। तो फैलोपियन नलिका में निषेचन के बाद जो रिजल्ट आया वो था जाइगोट। अब एक कोशिकीय जाइगोट है ये। जाइगोट एक कोशिकीय होता है, जाइगोट द्विगुणित होता है, लेकिन इससे जो भ्रूण बनाना है वो बहुकोशिकीय है। तो क्या किया जाए? एक कोशिकीय भ्रूण तो बनेगा नहीं, क्या किया जाए? तो इस एक कोशिकीय जाइगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित करना है और इसके लिए समसूत्र विभाजनों के स्टूडेंट। अर्धसूत्र विभाजन तो केवल और केवल युग्मक जनन के दौरान होता है। जी हाँ, युग्मक और निर्माण की प्रक्रिया में होता है। तो हमने शुरुआत में 6 चरण पढ़े थे, उसमें से 3 चरण हमारे पूरे हो गए। युग्मक जनन कंप्लीट, वीर्य सेचन कंप्लीट, निषेचन टॉपिक कंप्लीट। डन है हमारा यहाँ तक। अब स्टूडेंट निषेचन का जो परिणाम आया वो आया एक कोशिकीय द्विगुणी जाइगोट, और इस एक कोशिकीय द्विगुणी जाइगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित करना है। बोलो डन। जी हाँ स्टूडेंट, करना है इसको भ्रूण में परिवर्तित। क्या किया जाए सब? तो किए जाएंगे समसूत्र विभाजन, और वो विभाजन तीव्र होंगे। इन तीव्र समसूत्र विभाजनों को कहते हैं विधलन, क्लीवेज। एनसीईआरटी में सिर्फ 1 या 2 लाइन में वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट, लेकिन हम इस विधलन टॉपिक को भी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक क्लीवेज। इंग्लिश में बोलते हैं विधलन, हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट विधलन। जो है टॉपिक, क्या मतलब है विधलन का? विधलन है तीव्र समसूत्र विभाजन जो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होते हैं, और इससे एक कोशिकीय भ्रूण को जाइगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित किया जाता है। डन। ये पॉइंट आया स्टूडेंट। तो अब हम टॉपिक जो लेने जा रहे हैं उसका नाम है क्लीवेज, विधलन। पहले परिभाषा देखेंगे स्टूडेंट। एक कोशिकीय जाइगोट को समसूत्री विभाजनों द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण में बदला जाता है। इन तीव्र समसूत्री विभाजनों को विधलन कहा जाता है। ये रहा विधलन स्टूडेंट टॉपिक। पहला स्टार, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। डन। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विधलन के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये विधलन विभाजन हुआ है स्टूडेंट, इधर देखिएगा, ये जाइगोट है, हाँ, और इस जाइगोट में स्टूडेंट ये रहा जाइगोट। और अगर आपको याद हो तो जाइगोट के ऊपर जोना पेलुसिडा उपस्थित थी, बिल्कुल रहेगी साहब, जोना पेलुसिडा उपस्थित रहेगी। समसूत्र विभाजन हुआ जाइगोट के अंदर। समसूत्र विभाजन जब विधलन किए जाते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो विधलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती है वो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बनती है स्टूडेंट कोशिकाएं। और विधलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, यह है ब्लास्टोमियर्स, ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी हाँ स्टूडेंट, विधलन के वजह से बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है स्टूडेंट। ये बन गए ब्लास्टोमियर। अब आप मेरी बात को ढंग से सुनना, जब भी विधलन विभाजन होगा ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ेगी। पहला विधलन विभाजन हुआ तो 2 ब्लास्टोमियर बनी, अगला हुआ तो 4 बनी, अगला हुआ तो फिर 8 बनी, 16, 32, 64 ऐसे बनेगी। यानी विधलन विभाजन के दौरान
बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, विदलन के समय ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ती है, डबल स्टार। तीसरा, एक बहुत जोरदार पॉइंट स्टूडेंट, ये हो गया कंप्लीट, है ना, डन। अब तीसरा पॉइंट जो आपको बताना है मुझे इंपॉर्टेंट, वो सुनना है स्टूडेंट, वो ये रहा कि बनने वाली ब्लास्टोमियर्स के आकार में कमी होगी स्टूडेंट। जी हाँ, ब्लास्टोमियर छोटी होती जाती तो ब्लास्टोमियर के आकार में कमी होती है, ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ती जाती है, आकार में कमी होती जाती है। जी हाँ जी। अब डबल स्टार वाला पॉइंट है कि विदलन विभाजन के दौरान भ्रूण के आकार समान बना रहता है, भ्रूण का आकार समान रहेगा, ब्लास्टोमियर्स के आकार में कमी होगी, ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ेगी। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लास्टोमियर के बारे में बात करें तो इनकी संख्या वृद्धि करती है, ब्लास्टोमियर के आकार के बारे में बात करें, आकार में कमी होती है, और भ्रूण का आकार समान बना रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्योर। तो ये एक पॉइंट है। विदलन के दौरान O2 का उपभोग भी बढ़ जाता है स्टूडेंट, O2 का उपभोग बढ़ता जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आकार समान बना रहता है, डबल स्टार स्टूडेंट। ये यानी जाइगोट का आकार, उसके बाद जो अगला बनेगा उसका आकार, ये सब समान रहेगा क्योंकि भ्रूण का आकार है। विदलन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, श्योर। विदलन में ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ती है किंतु उनका आकार घटता जाता है, डन। विदलन में ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ती है किंतु उनका आकार घटता जाता है, क्लियर। विदलन विभाजन के बारे में पॉइंट्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है समझ में आया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। और बताता हूं स्टूडेंट, विदलन विभाजन तीव्र समसूत्री विभाजन होते हैं। आखिर सामान्य समसूत्री विभाजन से इनमें फर्क क्या होता है, समय कम कैसे लगा? क्योंकि आपको पता है ना, कोशिकीय विभाजन में एक होती है इंटरफेज स्टेज, होती है नहीं होती है, एक होती है इंटरफेज स्टेज, श्योर। और इस इंटरफेज स्टेज में स्टूडेंट 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, आपको याद हो तो ध्यान से देखना कि एक होती है इंटरफेज स्टेज स्टूडेंट, इंटरफेज, डन। और इंटरफेज स्टेज जो होती है उसके 3 प्रावस्थाएं होती है, एक होता है G1, एक S फेज, एक G2 फेज। याद है कुछ आपको? इंटरफेज कोशिकीय विभाजन में आती है। विदलन विभाजन के समय इंटरफेज प्रावस्था छोटी होती है स्टूडेंट, इसलिए विदलन विभाजन तीव्र होते हैं। और उसमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, G1 और G2 फेज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। G1 और G2 फेज ये दोनों नहीं पाई जाती विदलन विभाजन में, केवल और केवल S फेज होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी विदलन विभाजन के दौरान स्टूडेंट ध्यान से सुनना, विदलन विभाजन के दौरान डीएनए की मात्रा बढ़ती है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य की मात्रा इतनी नहीं बढ़ती है ब्लास्टोमियर्स के अंदर। एक और बात बताता हूँ, बनने वाली नई ब्लास्टोमियर में केंद्रिका नहीं होती है उनके केंद्रक में। जी हाँ, विदलन विभाजन के दौरान बनने वाली ब्लास्टोमियर्स के केंद्रक में केंद्रिका, न्यूक्लियोलस इंग्लिश में, नहीं होती है स्टूडेंट। तो देखिएगा इधर एक पॉइंट और, विदलन विभाजन में इंटरफेज प्रावस्था छोटी होती है, इसमें G1 तथा G2 प्रावस्था नहीं होती है, केवल S प्रावस्था होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बस केवल, डन। ये स्टार भी हमारा क्लियर हुआ। विदलन में कोशिकाओं की O2 की खपत बढ़ जाती है, जोरदार। विदलन में परिवर्तनशील भ्रूण के कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं होती स्टूडेंट, डीएनए में उपस्थित गुणसूत्रीय पदार्थों में वृद्धि होती है। जी हाँ, डीएनए में वृद्धि होती है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पॉइंट्स थे, ये विदलन विभाजन, ये कुछ पॉइंट। एक और बात की केंद्रिका, केंद्रिका नहीं होती स्टूडेंट, ये लाइन भी होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोमियर के केंद्रक में केंद्रिका, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, अनुपस्थित, डन बेटा जी, डन। तो इंपॉर्टेंट लाइन आपको परफेक्ट करके दे रहा हूं स्टूडेंट, ये तैयार है हमारे पास, ये लीजिए। तो मुझे लग रहा है पूरा क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक। विदलन क्या होता है? निषेचन के बाद एक कोशिकीय रचना, द्विगुणित रचना जाइगोट बनती है, उसको बहुकोशिकीय रचना में परिवर्तित करना है तो आपको विभाजन करने पड़ेंगे।
विभाजन आप समसूत्री चुनना, पर तीव्र समसूत्री विभाजन जो भ्रूणी के परिवर्धन के दौरान होता है उन्हें विदलन नाम दिया गया, साइंस में क्लीवेज। और ये सामान्य समसूत्री से थोड़े से भिन्न क्यों है? क्योंकि इनमें समय कम लगता है। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरफेज प्रावस्था छोटी होती है, उसमें G1 और G2 अवस्था नहीं होती, केवल S फेज होती है। यानी इसमें ब्लास्टोमेयर में डीएनए का मात्रा बढ़ती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा में इतनी वृद्धि नहीं होती है जोरदार। इसकी ब्लास्टोमेयर में केंद्रिका नहीं होती है। ब्लास्टोमेयर की संख्या बढ़ती जाती है हर विदलन विभाजन के बाद, लेकिन उनके आकार में घटोतरी होती है। एक जोरदार पॉइंट है कि विदलन विभाजन के समय भ्रूण का आकार समान बना रहता है। डन। श्योर। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, अंडे के अंदर पीतक होता है, ये बात आपको पता है। अब पीतक जो होता है ना स्टूडेंट, पीतक वो विदलन विभाजन का विरोधी होता है। जी हाँ, जिस अंडे में पीतक की मात्रा उतनी ज्यादा होगी उसमें विदलन विभाजन उतने धीमे होंगे। आज के बाद विदलन की दर, स्पीड जिसे कहते हो गति, विदलन की दर योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये एक वैज्ञानिक बालफोर्ड ने दिया नियम। बालफोर्ड ने अपना एक नियम दिया और इसके आधार पर स्टूडेंट विदलन के भी प्रकार किए गए। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, विदलन के प्रकार ध्यान से सुनना। अंडे में पीतक की मात्रा विदलन की दर को निर्धारित करती है और उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अंडे में पीतक की मात्रा ज्यादा है तो विदलन धीमा धीमा होगा, और मात्रा बहुत कम है तो विदलन दर तेज होगी। जोरदार पॉइंट। तो बालफोर्ड ने एक नियम दिया, विदलन दर योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लीजिए स्टूडेंट डबल स्टार। ये हमारे पास यहाँ तक का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। बालफोर्ड ने क्या कहा, कैसे क्या। अब इसके आधार पर हम विदलन का वर्गीकरण कर सकते हैं स्टूडेंट, कौन सा विदलन क्या। तो क्लियर यहाँ तक विदलन क्या होता है, कैसे। ठीक है स्टूडेंट। तो विदलन का वर्गीकरण अगर हम करेंगे, विदलन के प्रकार, तो स्टूडेंट वो निर्भर करेगा अंडे में पीतक की मात्रा के आधार पर। और हमने पढ़ा है कि अंडे में पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे कैसे हैं। याद करिए आप, सूक्ष्म पीत की, मध्यम पीत की, अति पीत की। श्योर। अब मेरी बात तो सुनना। तो यानी मैं ऊपर लिख रहा हूं क्लीवेज, विदलन, और इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट, आपको जो मैं बोल रहा हूं विदलन, और विदलन में स्टूडेंट आगे क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। जरा इधर ध्यान से सब लोग स्टार्ट। देखिएगा स्टूडेंट कि अगर विदलन विभाजन पूरे अंडे में समान रूप से होते हैं तो इसे पूर्णभंजी विदलन कहेंगे। और ये तब होगा जब अंडे में पीतक की मात्रा समान रूप से, यानी अंडे में पीतक की मात्रा कोशिका द्रव्य से कम या बराबर हो, तब स्टूडेंट पूरे अंडे में विदलन विभाजन होंगे। एक तरीके से चाकू चलना, इसे विदलन कह सकते हैं। और काटना, जो टुकड़े कट के गिरे उन्हें ब्लास्टोमियर्स बोला जाएगा। तो अगर पूरे अंडे में से चाकू गुजरे विदलन विभाजन तो उसे कहते हैं पूर्णभंजी, और अंडे के किसी एक भाग में से गुजरे तो उसे कहते हैं अंशभंजी, मीलोब्लास्टिक अंशभंजी। यानी विदलन दो प्रकार का हो गया अंडे में पीतक की मात्रा के आधार पर। अगर पीतक कोशिका द्रव्य से कम है या बराबर भी है तो पूरे अंडे में विदलन विभाजन होगा। लेकिन यदि पीतक कोशिका द्रव्य से ज्यादा है, एग्जाम्पल अति पीत के अंडे, तो फिर जिस भाग में कोशिका द्रव्य है विदलन केवल उसी में होगा, अंडे के एक भाग में। तो विदलन विभाजन दो प्रकार का हुआ स्टूडेंट। आइए वो प्रकार लेते हैं, और ये दो प्रकार में विभाजित किया। जी हाँ स्टूडेंट, पीतक की मात्रा के आधार पे एक का नाम था पूर्णभंजी, पहला वाला प्रकार स्टूडेंट, दिस वन, ये पूर्णभंजी, और इसे इंग्लिश में होलोब्लास्टिक के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, होलोब्लास्टिक। ये तब होगा स्टूडेंट जब पूरे अंडे में विदलन विभाजन हो, समान रूप से पूरे अंडे में विदलन विभाजन हो। और अगर विदलन विभाजन अंडे के किसी भाग में हो तो उसे अंशभंजी के नाम से बुलाया जाता है। अंडे के किसी एक भाग में विदलन विभाजन हो, जी हाँ स्टूडेंट, मीलोब्लास्टिक, ये उसका पॉइंट हो जाएगा। ये लीजिए डन, ये हमारे पास। तो अंशभंजी, पूर्णभंजी दो प्रकार का विदलन हुआ। अंडे, पूरे अंडे में विदलन विभाजन हो और अंडे के किसी भाग में विदलन विभाजन हो। हमें अगर लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं इस बात को स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये पूरे अंडे में विदलन विभाजन
हो। और ये कब होगा स्टूडेंट? जब पीतक की मात्रा कोशिका द्रव्य से कम हो या बराबर हो। अंडे के किसी भाग में विदलन हो, पूरे अंडे में ना हो। और ये तब होगा जब, यानी एग्जाम्पल जाएगा अतिपीत के अंडे, उनमें ये वाला देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं इधर तो एग्जाम्पल जाएगा सूक्ष्म पीत की। डन स्टूडेंट। मध्यम पीत की, उनमें ये देखने को मिलेगा सूक्ष्म पीत की और मध्यम पीत के अंडे, उनमें ये वाला मिलेगा। और अतिपीत के अंडे, उनमें ये वाला विभाजन मिलेगा। डन मानू ये स्टूडेंट? जोरदार तैयार। अब इधर आइए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं स्टूडेंट्स। पूर्णभंजी विदलन, होलोब्लास्टिक जिसे कहा जाता है, पूर्णभंजी। जी हाँ स्टूडेंट, क्लीवेज। अब सुनना स्टूडेंट, जो समपीत के अंडे होते हैं यानी सूक्ष्म पीत की स्टूडेंट, जिनमें पीतक समान रूप से अंडे में रहता है, उनमें विदलन विभाजन पूरे अंडे में एक ही गति से चलता है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट उनमें क्या होता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मान लीजिए अंडा है और उसमें जो विदलन विभाजन है समान रूप से हुआ, क्योंकि पीतक समान रूप से विदलित है, तो बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमेर समान आकार की बनी, तब इसे बोला गया समान संपूर्ण भंजी, इक्वल होलोब्लास्टिक। बनने वाली कोशिकाएं समान आकार की, छोटी बड़ी नहीं, सब एक जैसी, तब इसे बोलते हैं स्टूडेंट इक्वल होलोब्लास्टिक। श्योर स्टूडेंट? हिंदी में बात करूं तो सम पूर्णभंजी, समान पूर्णभंजी विदलन, बनने वाली कोशिकाएं समान आकार की। उदाहरण कब होगा? जब सूक्ष्म पीत की अंडा होगा, यानी कि आइसोलेसिथल समपीत की। तो एग्जांपल जाएगा सूक्ष्म पीत के अंडे, खरगोश का अंडा, इसमें जाएगा स्तनधारी के अंडे स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट अगर ध्यान से देखना, पीतक की मात्रा स्टूडेंट कोशिका द्रव्य पीतक समान मात्रा में है, तो याद करिए मैंने बताया था कोशिका द्रव्य ऊपर रह जाएगा और पीतक और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य नीचे रहेगा। याद करिए मध्यम गोलार्ध पीत के अंडे टीलोल एसिथल, उनमें यह था मेढक के अंडे। ऐसी स्थिति में कोशिका द्रव्य में तो विभाजन तेज होगा, क्योंकि पीतक तो विरोध करता है विभाजन का, और नीचे विभाजन धीमे होगा, तो ऊपर कोशिका छोटी छोटी बनेगी। जी हाँ स्टूडेंट। तो अब ऐसी स्थिति आने पर स्टूडेंट क्या होगा, अंडे के ऊपर कोशिकाएं छोटी छोटी बनेगी। जी हाँ, ये लीजिए। और अगर नीचे वाले भाग में बात की जाए तो अंडे के निचले भाग में कोशिकाएं बड़े बड़े आकार की बनेगी। विभाजन होगा पूरे अंडे में ही, तो है तो पूर्णभंजी, पर बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमिया असमान आकार की, तो इसका नाम पड़ा अनइक्वल होलोब्लास्टिक स्टूडेंट, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। जी हाँ, और हिंदी में पड़ा असमान पूर्णभंजी, जिसमें बनने वाली कोशिकाएं असमान आकार की है। विदलन विभाजन पूरे अंडे में हुआ है दोनों में, इसलिए है तो पूर्णभंजी, पर बनने वाली कोशिका समान आकार की, बनने वाली कोशिका असमान आकार की। एग्जाम्पल जाएगा टीलोल एसिथल एग, टीलोल एसिथल एग, या इसको या मीजोल एसिथल भी बोल सकते हैं। मध्यम पीत की मीजोल एसिथल एग, मेढक का अंडा स्टूडेंट, याद करिए वो इसमें आएगा, खरगोश का इधर आएगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे स्टूडेंट, तो आज के बाद होलोब्लास्टिक दो प्रकार का, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, कोशिका के बनने वाली कोशिका के आकार के आधार पर। डन स्टूडेंट। अब इसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये हो गया होलोब्लास्टिक। अब सुनना स्टूडेंट, हमने पढ़ा मीरोब्लास्टिक, पढ़ा अंशभंजी,
अंशभंजिक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें पूरे अंडे में विभाजन नहीं होता, अंडे के किसी एक भाग में होता है, अतिपीत के अंडे में। अब इसमें याद करो स्टूडेंट, एक था डिस्कॉइडल एग, था नहीं था डिस्कॉइडल एग, और उस डिस्कॉइडल एग में स्टूडेंट याद करिए, यहाँ इस जगह पर स्टूडेंट ऊपर डिस्क में कोशिका द्रव्य होता था और नीचे पूरा पीतक था। तो पीतक वाले भाग में विदलन विभाजन नहीं होगा, केवल कोशिका द्रव्य वाले भाग में होगा। तो जो कोशिका बनेगी वो केवल एक डिस्क के रूप में बनेगी और इसी से भ्रूण बनेगा। इस डिस्क को जर्मिनल डिस्क नाम दिया जाएगा। ये डिस्क जर्मिनल डिस्क कहलाएगी, इससे भ्रूण का निर्माण होगा। नीचे वाले भाग में पूरा पीतक भरा हुआ होगा, यहाँ विदलन विभाजन होगा ही नहीं। ये लीजिए स्टूडेंट, ये ऐसा विदलन विभाजन कहलाता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, डिस्कॉइडल स्टूडेंट मीरोब्लास्टिक, ये इसका नाम पड़ेगा डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक। डन, चक्रिका श्योर अंशभंजी विदलन। और इसके लिए क्या एग्जांपल जाएगा, इसके लिए एग्जांपल जाएगा वापस वो स्टूडेंट, बर्ड, रेप्टाइल्स, पक्षी स्टूडेंट, सरीसृप स्टूडेंट, ये इसका एग्जांपल जाएगा। प्रोटोथीरिया, यानी जो हमने डिस्कॉइडल एग पढ़े थे याद करिए, वो इसका एग्जांपल जाएंगे। यानी मुर्गी के अंडे में ये वाला विदलन होगा, इस ऊपरी भाग से मुर्गी का जो है भ्रूण बनेगा, नीचे पूरा पीतक है। अगला एक याद करिए, केंद्र पीत के अंडा था, कॉकरोच में, कीटों में था नहीं था स्टूडेंट। ऐसे अंडे के अंदर जिस वन ये केंद्र पीत के अंडा जो था स्टूडेंट, उसमें यहाँ इस जगह पे अंडा दीर्घीकृत होता है और उसके केवल केंद्र भाग में पीतक पाया जाता है और परिधीय भाग में कोशिका द्रव्य था। तो विदलन विभाजन तो केवल परिधीय भाग में होगा और जो ब्लास्टोमेर बनेगी वो परिधीय भाग में होगी। केंद्र भाग में तो पीतक होने से बिल्कुल भी विदलन विभाजन नहीं होगा। जी हाँ, इसमें तो पीतक भरा हुआ है, ये लीजिए पीतक। श्योर स्टूडेंट, डन। ये तो केवल परिधीय भाग में हुआ। ऐसे विदलन विभाजन को सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला गया स्टूडेंट। यानी आज हम मोटा मोटा टॉपिक एक पढ़े जोरदार। मीरोब्लास्टिक विभाजन भी दो प्रकार के होते हैं, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। ये मिलेगा डिस्कॉइडल अंडे में, पक्षी में, रेप्टाइल्स में, जिसमें केवल ऊपरी डिस्क वाले भाग में विभाजन होगा। ये मिलेगा कीटों में, परिधीय याद, इसमें केवल अंडे के परिधीय भाग में विदलन विभाजन होगा। तो विदलन विभाजन अब चार भाग हो गए, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। डन, हाँ या ना? शानदार टॉपिक स्टूडेंट, ये हमारे पास एक तैयार। अब किसी का भी पूछा हमें तैयार, मैंने कहा पक्षी में, आपने कहा डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, मैंने कहा खरगोश के अंडे में कौन सा विदलन, आपने कहा इक्वल होलोब्लास्टिक, मैंने कहा मेढक के अंडे में कौन सा विदलन, आपने कहा अनइक्वल होलोब्लास्टिक, मैंने कहा कॉकरोच में, आपने कहा सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, मैंने कहा सांप छिपकली में डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक। डन। तो हमारे पास एक टॉपिक विदलन का वर्गीकरण यानी विदलन का प्रकार, पीतक की मात्रा के आधार पर, ये तो हुआ स्टूडेंट। ठीक।